हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज़ सरिता। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। आज आपके सामने हम लेके आए हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट में होते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे सीडीपी का 30 क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है, चाइल्ड पेडागोजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का आज हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर फ्रेंड्स आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ये एग्ज़ाम सीटेट, तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता दूं। कुछ निर्देश होते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। निर्देश कुछ इस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट है तो। और अगर आपका ये सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट है तो आपको अच्छे से पता ही होगा। देखिए, है 150 क्वेश्चंस हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे 30 मिनट की होती है, 2.5 घंटे की। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित होते हैं। गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो इस परीक्षा पुस्तक में 5 भाग हैं। आप जैसा कि जानते हैं, सीटेट में 5 पार्ट होते हैं। मैं अक्सर ही बताती हूँ आपको। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है जो कि 1 से 30 तक होता है। और दूसरा पार्ट होता है हिंदी का जो कि 31 से 60 तक होता है। एंड थर्ड पार्ट होता है आपका इंग्लिश, जो कि 61 से 90 तक होता है। और फ्रेंड्स, ये बता दूं कि इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आप चाहें। तो इंग्लिश की जगह पे संस्कृत भी ले सकते हैं। और उर्दू और अपनी भाषा, ये भाषा विशेष सब्जेक्ट है। जो जिसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो ये सब लैंग्वेज फिल कर सकता है। और फोर्थ होता है मैथ का जो कि 91 से 120 तक होता है। और फिफ्थ होता है पार्ट आपका ईवीएस का। ईवीएस मीन्स पर्यावरण अध्ययन, जो कि 121 से 150 तक होता है। तो ये बताना ज़रूरी था अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं आपके क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पहला पार्ट आपका होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को देखिए और पॉज करके इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद आंसर से मिलान कीजिए। देखिए, क्वेश्चन है आपका, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिए की देन है। ये सिद्धांत किस लिए सर्वाधिक उपयोगी है? यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शंस हैं आपके, मंदबुद्धि बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए और पिछड़े बालकों के लिए। तो देखिए, बात हो रही है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की। तो हम बता दें कि सूझबूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी ने किया था। गेस्टाल्टवादी में देखिए आ जाते हैं ये आपके वर्दीमर, कोहलर, कोपका, ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं मनोवैज्ञानिक। तो इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। इसमें तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए ये सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने और समझने की क्षमता अधिक होती है। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन कहाँ है? मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि, विकलांग बालक और पिछड़े बालकों में। तो गेस्टाल्टवादियों का जो देन है वो है, ये सिद्धांत किसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है? तो वो आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन सेकेंड, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिकों ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? पुनर्बलन पर सबसे पहले बल किसने दिया? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है बताइए? लेविन, स्किनर, हल और कोहलर। सेकेंड ऑप्शन आपका, सेकेंड क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, स्किनर। स्किनर ने दिया था पुनर्बलन सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था। इसके बारे में अगर हम कुछ बताएं तो देखिए, व्यवहारिक अनुबंधन सीखने की वह विधि है जिसमें प्राणी उस व्यवहार को दोहराते हैं जिसका परिणाम सकारात्मक होता है और उस व्यवहार से बचता है जिसका परिणाम नकारात्मक होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके के व्यवहार, दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सकारात्मक व्यवहार से होता क्या है कि वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और नकारात्मक व्यवहार जो है वो उससे बचने की कोशिश करता है। नकारात्मक व्यवहार किसको पसंद आता है? तो यहाँ पर जिसका परिणाम नकारात्मक होता है। बी एफ स्किनर के बारे में यहाँ बात हुई है, स्किनर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्किनर के बारे में बताएं कुछ। तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया गया। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांश व्यवहार की व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से कर सकते हैं। ये सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में आपने सुना होगा। स्किनर का है सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले अगर किसने बल दिया तो वो स्किनर ने। ये थी इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह एक कथन है, तो ये कथन किसका है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। ऑप्शन है आपका हरलॉक, जीन पियाजे, ड्रेवर और फ्रायड। तो विकास प्राणी का प्रगतिशील परिवर्तन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है ड्रेवर का। ये कथन जो है ड्रेवर ने दिया था। ड्रेवर के बारे में कुछ जान लीजिए। ड्रेवर के अनुसार विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राणी निरंतर आगे की ओर अग्रसर होता रहता है और एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करते हुए प्राणी प्रगतिशील पूर्वक उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। वह लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। शिक्षा का वह माध्यम है जो व्यवहारिक तौर पर प्राणी को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है, सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण को सृजित करता है, मनुष्य के मस्तिष्क में सकारात्मकता का भाव उत्पन्न करता है। ड्रेवर ने ये कथन कहा है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। एंड ऑप्शन है आपका विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना। एंड सेकेंड ऑप्शन है बाल प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना। एंड थर्ड ऑप्शन है विद्यालय के बाग की देखभाल करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। देखिए बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंध नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव जहाँ पे नहीं लिखा हो उसको पहले हम सर्किल कर लेते हैं कि नहीं है, तो वो दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दिमाग में रहना चाहिए। नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ऑप्शन निकालना होगा। इसमें से कौन सा नेगेटिव ऑप्शन है आइए देखते हैं। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, विद्यालय और समुदाय को जोड़ते हैं, तो ये तो आपका पॉजिटिव लग रहा है। प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, मॉर्निंग असेंबली जो होती है वो भी बिल्कुल होना चाहिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। एंड विद्यालय के बाग की देखभाल करना और पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। देखिए बाग की देखभाल करना ये ईवीएस से रिलेटेड हो गया। अगर बाग बगीचे लगे हुए हैं उनका हम देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों को एक पार्ट वो भी बनाना चाहिए कि जिसमें बच्चे पौधों को लगाएं और उनका 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 प्रोटेक्शन करें, रक्षा करें, तो उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे जैसे पौधे ग्रो करते हैं वैसे वैसे बच्चे बहुत कुछ उसमें सीखते हैं कि ऐसे हुआ, मुरझा रहा था तो मैंने पानी डाला तो उसका कितना ग्रोथ हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव वे में जा रहा है। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने की अगर बात होती तो वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन यहाँ पे है न करना। तो देखिए नेगेटिव क्वेश्चन की फॉर्म थी और नेगेटिव यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा हो जाएगा कि सेवा के लिए न जाना। तो ये तो गलत बात है कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में हम ना जाएं सेवा के लिए, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अच्छे शिक्षक में आप इमेजिन कीजिए कि आप ही टीचर हो, तो आपके अंदर क्या महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। इस तरीके से जब हम सोचेंगे तो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन पर जाएंगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या हमें आगे क्या करना है, टीचर बनना है। अगर शिक्षक बनना है, आप भविष्य के भावी शिक्षक है, तो आपको अच्छा करना है, सबसे बेस्ट करना है। तो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? पढ़ाने की उत्सुकता, एक टीचर में पढ़ाने की उत्सुकता रहे, धैर्य और दृढ़ता रहे। नेक्स्ट ऑप्शन विषयों के ज्ञान में दक्षता रहे या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता रहे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम कहें कि क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो होना तो सब कुछ चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता भी एक टीचर में होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता भी होनी चाहिए, विषय जो अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरी तरह से तरीके का नॉलेज भी होना चाहिए, और शिक्षण पद्धतियों की का जो ज्ञान है उसमें भी दक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया है जिससे कि आप किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हो कि हमने सही किया था। सबसे महत्वपूर्ण दिया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा इन चारों में सब महत्वपूर्ण है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है ये आपको देखना है। तो देखिए पढ़ाने की उत्सुकता जो है, अगर हम टीचर हैं तो हमें तो पढ़ाना ही है, तो हर टीचर में होती है पढ़ाने की उत्सुकता। विषयों के ज्ञान में दक्षता भी होनी चाहिए। अगर दक्षता है भी, उत्सुकता भी है, दक्षता भी है और पद्धतियों की भी नॉलेज है, बट अगर एक चीज़ आप में नहीं है तो आप एक बेस्ट टीचर नहीं कहलाओगे, वो है धैर्य और दृढ़ता।
धैर्य और दृढ़ता से संबंध है आपका, कि अगर हम किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो कि एक बार, दो बार, 10 बार में भी नहीं समझ पा रहा है, तो भी हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसे पढ़ाएं। हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें उस बच्चे को किसी भी तरीके से खेल के माध्यम से सिखाएं। हमें ऐसा भी नहीं करना बच्चे को इंटरेस्ट ना आए, बच्चे में इंटरेस्ट जगाते हुए उसे, हमें क्यूरियोसिटी उसके अंदर जगाते हुए पढ़ाना है कि किस तरीके से बच्चा जो है, हम किस वे में जाकर कैसे उसे पढ़ाएं कि वो 2-3 बार में ही सीख जाए, या सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहे। जब कोई बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होगा तो वो जल्दी सीखेगा, या फिर हम इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम ही है, अगर नहीं सीख पा रहा है, तो भी एक टीचर के अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही होगा। सो राइट आंसर आपका हो गया सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। देखिए, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं एक टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है कि एक अच्छे टीचर में क्या होना चाहिए। देखिए, एक अच्छे टीचर की बात हो रही है, व्यक्ति में बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद, बुद्धि परीक्षण हो गया, उसका परिणाम भी जान लिए, तो उसके बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। ऑप्शन है आपके, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, और बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। एंड फोर्थ है, शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, किस व्यवहार से बचना चाहिए कह रहा है, तो यहाँ पे आपको किस व्यवहार से बचना चाहिए। सुधार के लिए परामर्श, यदि कमी है तो सुधार के लिए परामर्श तो देंगे बिल्कुल। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। देखिए, मैं आपको ये एक बात बता दूं कि बच्चे कैसे भी हों, आपको उन्हें चयन करके अलग अलग तरीके से डिफरेंट नहीं करना है कि ये कमज़ोर बच्चे हैं, ये तेज़ बच्चे हैं, तो इन्हें इस वर्ग में डिवाइड कर दें, इन्हें ऐसे। आपको सभी बच्चों को लेके चलना है, एक अच्छे टीचर को सभी बच्चों को लेके चलना है। कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको भी ऐसा काम दें कि वो भी अपने क्लास में अपने आप को एक्टिव रखें, वो भी सीखते रहें, और जो बच्चा कमज़ोर है उसे भी हमें लेकर के चलना है कि वो भी सीखता रहे, और उसे हम किस तरीके से अपनी क्लास को मेंटेन कर लें, सभी बच्चों को एक जैसा, मतलब जो प्रतिभाशाली हैं उनके बराबर हम कमज़ोर बच्चों को भी ला पाएँ। तो आप अगर बुद्धि परीक्षण कर चुके हैं, फिर उसके परिणाम के बाद आप जो है ऐसा तो कभी नहीं करेंगे कि उसका जो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको चूज़ करके, उनका चयन करके आप कठिन कार्य से उन्हें रोक देंगे कि नहीं, आप कम, मतलब आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते, इसलिए आप ये मत करो। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस चीज़ को करते ही नहीं हैं। हमें करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चा भले ही बहुत ज़्यादा ना कर पाए, कुछ तो करेगा, कुछ भी, कुछ थोड़ा ही करने से बच्चे के अंदर एक शक्ति आएगी, एक भावना आएगी कि नहीं, मैंने कुछ किया यानी मैं कर सकता हूँ। यही एक भावना है जो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें ये करना चाहिए, और दिया है कि क्या करने से बचना चाहिए, तो यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। सेकेंड हो जाएगा, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन करके उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। बिल्कुल नहीं, हम उन्हें कठिन कार्य करने से रोकेंगे नहीं, बल्कि उन्हें हम मोटिवेट करेंगे कि नहीं बेटा करो, आप कर सकते हो। तो आपका यही निकल आया। आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लीजिए। बुद्धि परीक्षा का उपयोग अनुसंधान बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। देखिए, ये तो होगा ही, अनुसंधान या कुछ करना है तो व्यापक सहयोग बच्चों का मिले, तो सहयोग से बच्चे सीखते हैं। और शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये भी सही है कि कोई भी काम हमें बुद्धि परीक्षण के परिणाम जो आया, उसका जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर नहीं करना चाहिए। रिजल्ट अगर कुछ आया तो हमें, अगर कमी है तो उसे सुधारना है। हम कोई भी काम करने से पहले पहले परीक्षण कर लें और फिर चूज करके अलग करके फिर किसी पर्टिकुलर बच्चे के साथ वैसा करें, तो ये गलत है। हमें सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना। आई होप आप समझ गए होंगे, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एंड सेकेंड ऑप्शन, एक व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। एंड थर्ड ऑप्शन, बच्चों के व्यवहार की तुलना वयस्कों के व्यवहार से की जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन, संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। तो बाल विकास का एक क्षेत्र है, पूछ रहा है कि बाल विकास का एक कौन सा क्षेत्र है जिसमें ये चार ऑप्शन मैच करते हैं बाल विकास के क्षेत्र में।
तो यहाँ पर देखिए मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार की व्याख्या, बच्चों के व्यवहार की तुलना वयस्कों के व्यवहार से। संज्ञानात्मक बाल विकास का क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं से संबंध में एक बालक के निरंतर विकास की प्रक्रिया, निरंतर विकास का अध्ययन करता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका देखिए फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में आपका बाल विकास का क्षेत्र वही है जिसमें क्या होता है, बाल विकास का क्षेत्र वो है जिसमें संज्ञानात्मक ज्ञान से जुड़ी, संज्ञानात्मक ज्ञान से जुड़ी और जो कि सामाजिक और उससे भी अलग दूसरी योग्यताओं के संबंध में भी एक बालक के निरंतर मतलब हमेशा लगातार विकास का अध्ययन होता है। उसके विकास के लिए सामाजिक विकास हो और भी जो योग्यताएं हैं, बालक का संज्ञानात्मक विकास हो, हर तरीके से बच्चा हमेशा निरंतर जो है विकास करे। तो ये जो है विकास के क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट आपका फोर्थ ऑप्शन जो है फिट बैठता है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में कौन दो तत्वों की विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? देखिए प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत रुचि और प्रयास शिक्षा के दो महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में देखिए इंटरेस्ट होना चाहिए और हमारा हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए। ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसके प्रति रुचि एवं और सबसे ज़्यादा अथक प्रयास से ही शिक्षा प्रयोग में आती है, प्रयोग जैसी बन सकती है। रुचि और प्रयास ये जो दो चीज़ें हैं शिक्षा का सकारात्मक प्रतिरूप बन जाता है। मतलब ये रुचि और प्रयास इंटरेस्ट से और कोशिश करने से क्या होता है कि मतलब एक पॉजिटिव वे में बच्चा जाता है, सकारात्मक चीज़ें होती हैं। इससे लक्ष्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है लक्ष्य को प्राप्त करना। इन दोनों के अभाव में अगर इंटरेस्ट और प्रयास ना हो तो इन दोनों की कमी जब होती है, इसके अभाव में शिक्षा की जो मूल भावना है वो वीक पड़ जाती है। ये जो है प्रगतिशीलता का परिचय नहीं रह जाता, प्रगतिशीलता का परिचायक नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं रुचि और प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा, आप सोचिए खुद की प्रगतिशील शिक्षा को आगे बढ़ाना है, प्रगति की तरफ ले जाना है, तो दो तत्व विशेष महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। रुचि और प्रयास, आवश्यकता अभिप्रेरणा व्यक्तिगत भिन्नता रुचि, इनमें से कोई नहीं। आवश्यकता अभिप्रेरणा व्यक्तिगत भिन्नता और रुचि। देखिए रुचि तो है इसमें थर्ड ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे है व्यक्तिगत भिन्नता। अब बच्चों में जो अलग अलग भिन्नता है, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, मान लीजिए किसी में कुछ बेस्ट है तो किसी में कुछ, और इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट और व्यक्तिगत भिन्नता से ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी कोशिश करना, प्रयास करना। व्यक्तिगत भिन्नता तो सभी बच्चों में होती है, बट प्रयास जो बच्चा करता है रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ, जो लगातार लगा रहता है, तो वही जो है सफल हो पाता है, प्रगतिशील, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अब आप अगर खुद को ले लीजिए, छोटे बच्चों पर ही हम ये देखेंगे, बट अगर हम खुद को ही लेते हैं तो हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझोगे और पढ़ोगे। बट अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, इन क्वेश्चंस में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कोशिश भी नहीं करेंगे। रुचि से ही प्रयास होता है और रुचि और प्रयास मिल करके आपको प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन देखिए हो जाएगा फर्स्ट, आपका इंटरेस्ट और प्रयास, रुचि और कोशिश करना आपका प्रयास हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास चाहते हैं। एज अ टीचर आप अपने बच्चों का बिल्कुल सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास तो चाहेंगे, तो आप इसमें से किसका चुनाव करेंगे? ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने? क्या आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे? बिल्कुल भी नहीं। कक्षा को बंद करके सभी बच्चों को उनके घर भेजने से कौन सा सामाजिक, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास करने के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके से देखिए, चार ऑप्शन में से जो गलत है पहले उन्हें क्रॉस कर दीजिए। यही तरीका रहा है मेरा क्रैक करने का। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो क्रैक किया, तो चार में से कौन सा नहीं होता है उसको निकाल दीजिए, जिससे उसको हम दोबारा ध्यान ही ना दें, उसको हम ना पढ़ें, क्योंकि हम वो जान चुके हैं कि वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे आपका टाइम बचेगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। हाँ सिखाएंगे, लेकिन आगे देखते हैं। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे। देखिए दोस्त,
ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट तो निकल गया और थर्ड भी निकल गया। अब दूसरे और चौथे में टैली करना है कि सबसे बेस्ट क्या होगा। कक्षा में की जाने वाली दैनिक गतिविधियों को बंद करा देंगे। अब देखिए, दैनिक गतिविधियां अगर कराने के लिए कहता है कि दैनिक गतिविधियों को हम कराएंगे, तो सबसे बेस्ट आपका यही होता है। दैनिक गतिविधियां जो है, गतिविधियां कराने से बच्चा एक्टिव होता है, बहुत कुछ सीखता है एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर कुछ भी करने से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दैनिक गतिविधियों को बंद करा देंगे। ये जो बंद करा देंगे एक शब्द आया है, आप ध्यान से पढ़ें, नहीं तो आप यहीं पर अगर इतना ही आप पढ़ते हैं कक्षा में आने वाली दैनिक गतिविधियां, आप हो सकता है इतना ही पढ़ के आप राइट ऑप्शन यही लगा दें। बट क्वेश्चन को और आंसर के चारों ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पेशेंस के साथ। तो आपका देखिए बंद करा देंगे तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अब आपका राइट ऑप्शन निकल के आ गया सेकेंड, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। खेल प्रक्रिया सिखाने से देखिए, खेल खेलने से क्या होता है, बच्चे एक साथ समूह में खेलते हैं तो सामाजिक भावना का भी विकास होता है। संवेगात्मक संवेग जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे किसी बच्चे को चोट लग गया तो हमें भी फील होता है कि नहीं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और शारीरिक, खेलने से शरीर में चुस्ती फुर्ती तो रहती है। इस तरीके से आपका सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक तीनों विकास होगा। राइट ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? स्किनर, फ्रॉबेल, रूसो, जीन पियाजे। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है। देखिए यहाँ पे उद्यान की भांति है कहा गया है, आप इसी से समझ सकते हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल जो है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉबेल। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉबेल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड का। देखिए फ्रॉबेल जो है, फ्रॉबेल के बारे में हम आपको कुछ बता दें। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल हैं, जिन्होंने किंडरगार्टन, देखिए बालवाड़ी जिसको बोलते हैं। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि उद्यान की भांति, उद्यान शब्द जहाँ आ गया, बालवाड़ी, किंडरगार्टन, गार्डन पद्धति के अनुसार, तो ये फ्रॉबेल का ही होगा, क्योंकि किंडरगार्टन पद्धति है आपका बालवाड़ी जिसे हिंदी में कहते हैं, ये संकल्पना फ्रॉबेल ने ही दी थी। अब उन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया था जिसे फ्रॉबेल उपहार कहा जाता है। शैक्षणिक खिलौने का मतलब होता है कि ऐसे खिलौने जिसके द्वारा बच्चे सीख सकें, तो ऐसे गिफ्ट बच्चों को वो दिया करते थे। फ्रॉबेल वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्पायु में बालकों की शिक्षा के लिए एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की। देखिए बिल्कुल छोटे, किंडरगार्टन, बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाए। तो फर्स्ट क्लास से पहले जो पीजी होता है आपका प्ले ग्राउंड बच्चों का, तो उस समय में बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, तो खेल के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए करने के लिए योजना थी, वो सबसे पहले फ्रॉबेल ने बनाई थी। बालकों की पौधों से तुलना करके, बालक क्या है, एक छोटे पौधे की भांति हैं, और एक टीचर क्या है, वो एक माली की तरह है। ये भी आपने कोटेशन सुना होगा कि बच्चे जो है पौधे की भांति हैं और एक टीचर जो है वो माली है, क्योंकि एक टीचर ही अपने बच्चों को एक नए मतलब सृजन करता है, एक नए भारत के निर्माण के लिए युवा, एक अच्छा और उचित, एक अच्छा युवा तैयार करने के लिए एक टीचर ही है जो सही विकास करता है, ज्ञान देता है। जैसे कि एक पौधे को माली जो है सींच कर उसको अच्छे से आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे एक माली और पौधे की तुलना जो की गई है वो बच्चे और स्टूडेंट से की गई है। यहाँ पर देखिए, जिसमें वातावरण का निर्माण होता है वहाँ बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास होता है। देखिए स्वाभाविक विकास से आप समझ सकते हैं सिर्फ रटाना, किसी भी चीज़ को थ्योरी रटा देना या बुक की चीज़ों को रटा देना, इन सबसे बेस्ट होता है, ये बच्चे नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। छोटे बच्चों की बात हो रही है तो वहाँ पे किंडरगार्टन पद्धति जिसे हम बाल उद्यान कहते हैं वो फ्रॉबेल ने कराया था सबसे पहले। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से नेचुरल चीज़ों के साथ सीख पाते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फ्रॉबेल। आंसर तो आपका फैक्ट था, बट इनके बारे में मैंने कुछ सोचा कि बता दूं, क्योंकि फ्रॉबेल के बारे में कुछ जानना भी ज़रूरत है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं, एज अ टीचर, अगर आप एक टीचर हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? ऑप्शन आपके अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा। देखिए यहाँ पे तो अन्य सामान बच्चों के साथ ही होना चाहिए, आपका राइट ऑप्शन 11th का यही होगा, अन्य सामान बच्चों के साथ। अब मैं बता दूं आपको कि यदि
आप एक शिक्षक हैं, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ क्यों, विशेष विद्यालय में क्यों नहीं? विशेष विद्यालयों में अगर आप भेजेंगे तो वहाँ पर विशेष बच्चे होंगे, और विशेष बच्चों के साथ विशेष बच्चे जब रहेंगे तो कुछ नया देखने को उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें ये दिखेगा कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए हम उन्हें विशेष कहते हैं। आप ये समझ पा रहे होंगे, दिव्यांग बच्चों को विशेष कहा जाता है। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, तो वो उसी कमी के बीच ही रह जाते हैं। और अगर सामान्य बच्चों के साथ उनको रखा जाता है तो सामान्य बच्चे जो कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं उनको देखकर बच्चे सीखते हैं। बच्चों को ये नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बच्चे खुद को उनकी तरफ बनाना चाहते हैं, उनको देखकर सीखते हैं। और एक समावेशी कक्षा की भावना हर बच्चे में होनी चाहिए कि एक सामान्य बच्चा भी उन्हें देखकर उसके अंदर अच्छी फीलिंग हो। सबको साथ में रख के अगर हम अलग करके रखेंगे तो एक समाज ही अलग हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों का एक अलग कैटेगरी डिवाइड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो अन्य समान बच्चों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। बच्चों को अगर उनके अंदर कुछ विशेष दिव्यांगता है तो उन्हें अलग रखना ये गलत है। तो हम जैसे भी हो सकेगा उनके साथ चीज़ों को यूज़ करेंगे। जैसे बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है तो ऑडियो विजुअल चीज़ें यूज़ करके पढ़ाएंगे, बट उन्हें सामान्य नॉर्मल बच्चों के साथ ही रख के पढ़ाएंगे। राइट ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? अब विकास के संबंध में क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा है जब भी क्वेश्चन आए तो आप नेगेटिव फॉर्म पे पहले सर्कल कर लीजिए। देखिए मैं बार बार बताती हूँ तो इसे आप क्वेश्चन में भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक नंबर हमारा ले जाता है ये नहीं लिखा हुआ चीज़, अगर हम ना देखें, ध्यान ना दें तो। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो विकास के लिए क्या क्या संबंधित है ये सोच लो ना, क्या क्या संबंधित है। कार्य क्षमता में वृद्धि बिल्कुल संबंधित है। व्यवहार में परिवर्तन विकास के संबंध में संबंधित है। व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल, विकास जब हमारा होता है तो व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। संवेगावस्था में और उसके बाद संज्ञानात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर किशोरावस्था। जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे व्यवहार में परिवर्तन होता है। छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा, फिर एक यंगेस्ट बच्चे के हर चीज़ में बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। स्वभाव एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाते हैं, उनके स्वभाव बदल जाते हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाते हैं, आकार में परिवर्तन। विकास के संबंध में देखिए बात हो रही है यहाँ पे विकास की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे समझना है। आप सोचेंगे विकास में भी तो परिवर्तन होता है, बट विकास और वृद्धि में अंतर, अगर आप ये जान पाएंगे विकास और वृद्धि क्या है तो आप यहाँ पे अच्छे से आंसर पे जा पाएंगे। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आकार में परिवर्तन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। अब मैं बता दूं विकास और वृद्धि में अंतर। विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है एक लिमिट तक चलती है। जैसे एक बच्चा है, अब जब जन्म लिया मतलब माँ के गर्भ की अवस्था से ही उसका वृद्धि होने लगती है। विकास नहीं उसे कहेंगे हम, वृद्धि होने लगती है। तो भ्रूणावस्था से ही वृद्धि होती है, फिर जन्म लेता है, जन्म के बाद अवस्थाओं को पूरा करते हुए वो 20 से 22 उम्र तक एक लिमिट होती है। जब बच्चा युवावस्था में आता है तो उसकी जितनी ग्रोथ होनी होती है हो गई होती है। लेकिन डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास का मतलब होता है अंदरूनी नैतिक विकास, सामाजिक विकास। जीवन पर्यंत हम जो सीखते हैं उससे कुछ ना कुछ विकास होता है हमारा। हम अपनी कमियों को निखारते हैं, जैसे जैसे हम समाज में जाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं तो निखारते हैं, कोशिश करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ इंसान सीखता है, जीवन पर्यंत सीखता है, तो उससे अपने आप में बदलता है, उसे हम कहेंगे विकास। और जो हमारा शारीरिक परिवर्तन है उसे हम कहेंगे वृद्धि। तो बात हो रही है यहाँ पे विकास की, विकास के संबंध में तो आकार में परिवर्तन। विकास के संबंध में आकार में परिवर्तन निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो ये आपका फोर्थ, आकार में परिवर्तन, यही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ये विकास से संबंधित नहीं है कि आकार में परिवर्तन हो, ये वृद्धि से संबंधित है। आकार में जो परिवर्तन होता है आप समझ पाए होंगे, आकार में परिवर्तन, छोटे हैं तो छोटा आकार, जैसे जैसे बड़े होंगे हमारा आकार बदलता जाएगा। तो विकास से संबंधित नहीं है आकार में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ऑप्शंस हैं आपके। शिक्षार्थियों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, और सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके
और थर्ड ऑप्शन है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। एंड फोर्थ, शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करके। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, देखिए वैज्ञानिक सोच की बात हो रही है, वैज्ञानिक सोच का विकास, वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। एक आप टीचर हो, आप ये सोचकर हमेशा क्वेश्चन के आंसर्स को देखो कि आप एक टीचर हैं, आप एक बच्चे के, आप समझ लीजिए टीचर बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बट आप इमेजिन कीजिए कि आप बन चुके हैं, आपको बच्चों को सामने आप देख रहे हैं और 1 to 5th के बच्चों का आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं, सीटेट फर्स्ट पेपर, तो वहाँ पे आप 1 से लेकर 11th ईयर के बच्चों को दिमाग में रख के इमेजिन करके सोचेंगे कि उनके लिए हम उनका वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक सोच क्या हो सकता है जिससे हम बच्चे का डेवलप कर सकें, विकास कर सकें। बात यहाँ वृद्धि की नहीं, विकास की हो रही है। आई होप आप पिछले क्वेश्चन में वृद्धि और विकास के बारे में समझ चुके होंगे। तो विकास की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, ठीक है, और शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, ठीक है, ये भी सही है। बच्चों को संभावित समाधानों के निर्णय हेतु प्रेरित करके, बिल्कुल, और शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करा के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव वे में हैं, सभी ऑप्शन आपका पॉजिटिव वे में है। शिक्षार्थियों के समक्ष छोटी छोटी आप प्रॉब्लम रखेंगे, तो जब वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उनके मस्तिष्क का, उनके सोच का विकास होगा। तो बिल्कुल ये भी सही है, शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करेंगे कि उन्होंने कैसे किया है, तो भी उन्हें कुछ पता चलेगा कि ये गलत है, ये मैंने सही किया या गलत किया। तो परीक्षण उनका, उनके द्वारा समाधान जो होगा ये भी सही है। और संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। अब देखिए सही तो यहाँ पे सब है, सभी पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, प्रयास करा के सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है, लेकिन बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु थर्ड ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है आप इसमें बाल केंद्रित शिक्षा को इंक्लूड करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है? ऐसी शिक्षा जो बच्चों से ही केंद्रित हो, बच्चों में केंद्रित हो, बच्चों के इर्द गिर्द, जिससे बच्चों का संभावित विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का ही मतलब विकास हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर तरीके का। अब आप यहाँ संभावित समाधान जो हो सकता है, संभावित मतलब जो भी हो सकता है बच्चे के उम्र को ध्यान में रखते हुए, उस समाधान का निर्माण हेतु आप बच्चे को प्रेरित करेंगे। ये प्रेरित शब्द फ्रेंड्स, ये जो प्रेरित शब्द है ये बच्चे के लिए यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि अगर आप प्रेरित करेंगे बच्चे को तो बच्चा प्रेरित होगा और बच्चा खुद करेगा। बच्चा जब खुद करता है तो एक्टिविटी के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, बट आपका बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे थर्ड। संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? एक शिक्षक की विशेषता नहीं है। सारे क्वेश्चंस देखिए 50 जितने भी मतलब 30 क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें तो लगता है 50% से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे होते हैं कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हमारे अंदर है, तो उस ज्ञान को हम बच्चे को दे पाएँ, किस तरीके से हम डिलीवर कर सकें और बच्चा किस तरीके से हम करें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। किस तरीके से, तो शिक्षक के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो बेस्ट होना चाहिए, और उसी का ये सीटेट जो है उसी का एक तरीके से परीक्षण है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये इसी पे ज़्यादा बेस्ड होता है, तो इसी को समझने की कोशिश करें। तो देखिए ऑप्शन आपका शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, ठीक। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, हाँ। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, और शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है शिक्षण जो है एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। तो आपका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। आप बताइए कि क्या शिक्षण क्रिया जो है उसमें प्रयोग नहीं होते हैं या मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचा नहीं जाता है? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक और प्रयोगात्मक शिक्षण प्रक्रिया ही सबसे बेस्ट होती है। उद्देश्यों को प्राप्त कराना भी साधन होता है, विज्ञान कला दोनों है, और शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। ये सभी सही है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म होगी वैसे ही आंसर हम निकालेंगे, तो आपका आंसर भी नेगेटिव वे में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड हो जाएगा ऑप्शन राइट।
आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है। बिल्कुल मित्रों, देखिए ऐसा तो होता ही है, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही मतलब थोड़े लेज़ी टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी नहीं सीख पाते हैं। सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं तो कमज़ोर बच्चे भी होते हैं। अब कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम है, देखेंगे हम। अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, या कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखें अगर तो कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन कह रहा है कि स्वास्थ्य सही नहीं है, ये कुछ दिन के लिए होता है। स्वास्थ्य सही क्या लाइफ टाइम तो होगा नहीं कि स्वास्थ्य हमेशा खराब रहे। स्वास्थ्य कुछ दिन के लिए सही सही नहीं रहता, फिर सही हो जाता है, तो ये पॉइंट तो होगा नहीं। और कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता मन, तो आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा के बच्चों का मन लगाना होगा। आपको उसको किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट हर बच्चे में होता है, किसी न किसी चीज़ में, तो उस तरीके से आप पढ़ाएं। अब उपरोक्त सभी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब एक ऑप्शन हमने काट के निकाल दिया कि ये नहीं हो सकता, तो उपरोक्त सभी कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि कुछ बच्चे, आप यहीं से समझ सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं और कुछ बच्चे जो है धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये जो है लर्निंग का बिल्कुल ही व्यक्तिगत लर्निंग जो होती है वो व्यक्तिगत से, अधिगम जो है व्यक्तिगत होता है। मतलब हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अपने आप में विशेष है। तो कोई बच्चा थोड़ा फास्ट सीख सकता है, कोई बच्चा थोड़ा धीरे धीरे सीखता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत अधिगम जो है उसी की बात हो रही है कि कड़ी मेहनत से आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपकी कक्षा में बड़े ध्यानपूर्वक से बच्चे पढ़ते भी हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ सही है कि टीचर भी अपना काम सही कर रहा है, बच्चे भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ बालक बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये व्यक्तिगत अधिगम की बात है, क्योंकि कुछ बच्चों हर बच्चे अपने आप में विशेष हैं और बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी बच्चे एक जैसे तरीके से नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट। सो फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने कराया इसमें। आगे की सीरीज़ जो है 15 क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यहाँ पे आप किस तरीके से 4 क्वेश्चन से, 4 ऑप्शन से एक क्वेश्चन को निकालना है ये आप सीख पाए होंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन थे, तो सीटेड इसी पर बेस्ड होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड किस तरीके से है, एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए, बच्चे और शिक्षक के बीच कैसा तालमेल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड होती है। और कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि किंडरगार्टन पद्धति हो गया, बाल उद्यान, ये सब हो गया कि फ्रॉबेल का है, किसका है, कुछ शिक्षा शास्त्रियों को, कुछ साइकोलॉजिस्ट को लेकर। तो ये थी आज की क्लास हमारी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो थे, इसमें से 15 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को आप करते रहिए। आगे हम अगले वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट का एक अगला पार्ट लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।